पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे ये इलाके पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। भारी बर्फबारी स्थानीय लोगों को भले ही भारी दिक्कत हो रही हो, लेकिन व्यास घाटी में नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी 2 फीट बर्फ में भी सीमाओं की सुरक्षा में जुटी है। करीब 10.5 फीट की ऊंचाई में एसएसबी के जवानों का हौसला हर किसी को दांत खट्टे करने पर मजबूर करने के लिए काफी है। ये जवान 2 फीट गहरी बर्फ में ऐसे हालात में काम कर रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे गुंजी के नपलच्छियों तक 3 से 4 किलोमीटर तक 2 फीट से अधिक बर्फबारी में गश्त जारी रखी है। बल के जवान गब्रियांग, गुंजी, कालापानी आदि पोस्ट में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं। उधर केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से केदारनाथ धाम ढक चुका है। बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवान धाम में मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। केदारनाथ के साथ ही तुंगनाथ धाम, मधेश्वर धाम समेत उच्च हिमालय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। वहीं निचले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। देश भर में लोग नए साल के स्वागत के लिए उत्साहित हैं और न्यू ईयर मनाने के लिए जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कई सैलानी घाटी पहुंच भी चुके हैं, लेकिन यहां भारी बर्फबारी से सैलानियों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को उड़ानें रद्द कर दी गयी। पटरियों पर बर्फ जमा होने से ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित रहा। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। बर्फ से भरी सड़कों पर गाड़ियों को चलाना मुश्किल हो गया है। पुंछ में बर्फबारी से मुगल रोड बंद कर दिया गया है। वहीं बडगाम में सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। पुलवामा में भारी बर्फबारी की वजह से मरीजों को कंधों पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। बर्फबारी और मौसम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सैलानियों और स्थानीय लोगों से सफर करने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसे मौसम में सफर करना जोखिम भरा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के चलते यहां के अधिकांश सड़कें बर्फ से पट जाने के चलते बंद हो गई। ऐसे में जिले का संपर्क देश दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। आपको बता दें कि लाहौल घाटी में लगातार 3 दिनों से हो रही बर्फबारी के चलते सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के आसपास और कोकसर में 3 से 4 फुट बर्फ गिर चुकी है, जबकि मुख्यालय केलांग में करीब 7 इंच, बाकी घाटी के दूसरे इलाकों में 1 से 1.5 फुट तक बर्फ गिर चुकी है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही। इस समय घाटी के विभिन्न इलाकों में तापमान -16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे लुढ़क गया है, जिससे पेयजल आपूर्ति भी बाधित हो रही है। लोगों को अपने जरूरत के पानी के लिए घरों से दूर जाना पड़ रहा है। वहीं घाटी के अधिकतर इलाकों में बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। अगर आप इन सर्दियों में हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप राजस्थान के माउंट आबू आ सकते हैं। दरअसल इन दिनों माउंट आबू कश्मीर को टक्कर देता नजर आ रहा है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर देखने को मिल रहा है, जहां बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। माउंट आबू में इस सीजन में पहली बार पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। सुबह गाड़ियों की छतों, पेड़ों और रात भर बाहर रखे टेबल कुर्सियों पर ओस की बूंदें बर्फ में बदल गयी। माउंट आबू के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम पोलो ग्राउंड में बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। बता दें, माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी के चलते स्थानीय लोगों की दिनचर्या में असर पड़ा है। लोग देर तक घरों में दुबके रहते हैं। सर्दी के चलते सबसे ज्यादा परेशान बच्चे और बुजुर्गों को होती है। वहीं सर्दी के बढ़ते असर के बीच इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए गुजरात सहित विभिन्न प्रदेशों से पर्यटक माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। माउंट आबू पहुँच रहे पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे हैं और चाय की चुस्कियों और गर्म व्यंजनों के सहारे सर्दी से बच रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जारी हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए बीते कई दिनों से कड़ाके की ठंड में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सेना की अलग अलग टुकड़ियां रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल कर रही है। कोहरा ठंड की वजह से भले ही दिल्ली में पारा नीचे है, लेकिन जवानों का जोश बिल्कुल हाई है और वो अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ जवान सुबह सुबह यहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बाद परेड की रिहर्सल शुरू होती है। रविवार को भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच भारतीय सेना के जवानों ने अहले सुबह गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल किया। इस दौरान सेना के बैंड ने एक साथ
कदम ताल की है। आपको बता दें कि सुबह जिस वक्त कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उस वक्त परेड में शामिल होने वाली कई टुकड़ियां अपनी तैयारी में जुट जाती हैं। ऐसा केवल एक ही दिन नहीं होता, ये जवान महीने भर मौसम की परवाह किए बिना अपनी रिहर्सल करते हैं। कहते हैं आपके जीवन में कभी कभी छोटे छोटे विचार बड़ा काम कर जाते हैं। कुछ ऐसा सच कर दिखाया है मेरठ जिले के सरधरा तहसील के गांव भनमोरी के रहने वाले किसान सुनील कुमार ने, जिन्होंने 20 तरह के फ्लेवर गुड़ बनाकर अपने आइडिया को न केवल हकीकत में बदला, बल्कि उसकी बदौलत अब उनकी पहचान देश के साथ ही विदेश में भी हो रही है। आज उनके गुड़ की मांग देश के साथ ही विदेशों में भी है, जिससे सालाना उन्हें 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में यह टर्नओवर और बढ़ेगा, क्योंकि तेजी से इसकी डिमांड बढ़ रही है। सुनील की माने तो अलग अलग तरह के फ्लेवर वाले गुड़ मार्केट में 150 से 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होने के चलते लोग इसे लेने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं और लोग अब शादी में यह फ्लेवर वाला गुड़ उपहार के रूप में दे रहे हैं। सुनील को इस बात की खुशी है कि उसके एक आइडिया ने न केवल उसकी तकदीर बदली, बल्कि अपने साथ गांव के 15 और किसानों को अपने साथ जोड़कर उनकी किस्मत भी बदल रहे हैं। सुनील आज 300 बीघा भूमि पर नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। संतों ने कहा है कि भगवान से बड़ा भक्त होता है, क्योंकि भक्त की भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह जहाँ चाहे जब चाहे भगवान को बुला सकता है। इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं पिलानी कस्बे में संचालित महावीर मंडल के हनुमान भक्तों की टोली। महावीर मंडल पिलानी के हनुमान भक्त पिछले 42 सालों से हर शनिवार की संगीतमय सुंदरकांड का पाठ करते आ रहे हैं। ये टोली न केवल झुंझुनू जिले या फिर शेखावाटी, बल्कि देश के कोने कोने में जाकर राम भक्त हनुमान का गुणगान करती है। मंडल संयोजक नरेश मनीरामका ने बताया कि उनके पिता कुर्रा राम मनीरामका ने 1 जनवरी 1983 में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हर शनिवार को शुरू किया था और ये सफर लगातार जारी है। फिर चाहे कैसा भी मौसम हो, ये टोली लगातार संगीतमय सुंदरकांड पाठ करती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरोना काल में भी इन्होंने इसे नहीं रोका। हनुमान भक्तों की टोली अब तक 2218 सुंदरकांड पाठ कर चुकी है। इस टोली की खास बात तो ये है कि ये आयोजन के लिए न तो 1 रुपए लेता है और न ही आरती और भगवान की प्रतिमा के आगे 1 रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। मन में कुछ पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और हौसले बुलंद हो तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है, और ये सब कर दिखाया है चरखी दादरी जिले के पाडुरा निवासी बुजुर्ग एथलीट रामकिशन शर्मा ने। 73 वर्षीय रामकिशन शर्मा ने ढलती उम्र में स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में 263 मेडल जीतकर इतिहास रचा है। रामकिशन शर्मा के जज्बे को देखकर युवा एथलीट भी दंग रह जाते हैं। बता दें कि मूल रूप से भांडवा निवासी बुजुर्ग खिलाड़ी रामकिशन शर्मा 8 साल पहले अनाज व्यापार का कारोबार करते थे। इसी दौरान एक खंड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद खेल को जीवन का हिस्सा बनाया और कारोबार छोड़कर सारा ध्यान खेल के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने शानदार खेल प्रदर्शन की बदौलत महज 8 साल में ही अपार सफलता प्राप्त करते हुए 263 मेडल अपने नाम किए हैं। देश व प्रदेश में अपनी खेल प्रतिभा की पताका लहराने वाले बुजुर्ग एथलीट ने विदेश धरती पर अपना दमखम दिखाया और 2 अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुल 6 गोल्ड मेडल भारत के लिए जीते। कहते हैं कि जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी परेशानी आपकी सफलता के आड़े नहीं आ सकती। ऐसा ही कमाल कर दिखाया है बीकानेर की सादुल स्पोर्ट्स स्कूल ग्राउंड में ये खिलाड़ी ने। ये कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं, बल्कि ये सभी खिलाड़ी दिव्यांग या पैरा कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, जो प्रदेश भर से अपना दम दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। दरअसल बीकानेर में 14वीं राजस्थान राज्य पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए करीब 750 खिलाड़ी अलग अलग इवेंट में भाग लिए और इन खिलाड़ियों में इंटरनेशनल, नेशनल और अर्जुन अवार्ड जीत चुके खिलाड़ी शामिल हैं। इनका कहना है कि मेहनत तो सभी खिलाड़ी करते हैं, लेकिन दिव्यांगों को पहले खुद से लड़ना पड़ता है, फिर दूसरे खिलाड़ियों से। इसके लिए उनकी मेहनत ज्यादा मायने रखती है और वो अपनी मेहनत के बल पर देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं।
गोपालगंज में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय बालिका लीग जूनियर सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और डिफेंडर के लिए अपनी ताकत दिखाई। इस प्रतियोगिता के पहले दिन कुल 8 टीम के बीच 4 मुकाबले खेले गए, जिसमें जूनियर और सब जूनियर दोनों श्रेणी के खिलाड़ी शामिल थे। जूनियर खो खो लीग प्रतियोगिता का पहला मैच महाराष्ट्र और पंजाब के बीच खेला गया। इस मैच में महाराष्ट्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 36 अंक हासिल किए, जबकि पंजाब की टीम 18 अंक ही प्राप्त कर सकी। महाराष्ट्र की खिलाड़ी सोहानी धात्रे ने महज 4 मिनट 30 सेकंड में 8 अंक जुटाए, जिसके कारण उनकी टीम 18 अंकों से जीत हासिल की। दूसरा मुकाबला दिल्ली और गुजरात के बीच हुआ, जिसमें दिल्ली ने 38 अंक प्राप्त किए और गुजरात 14 अंक पर सिमट गई। दिल्ली की खिलाड़ी श्रद्धा ने 1 मिनट 30 सेकंड में 8 अंक हासिल करके अपनी टीम को 24 अंकों से बड़ी जीत दिलाई। क्या सोच रहे हैं? कौन गिन रहा है ये पैसा? जानना चाहेंगे? चलिए बता ही देते हैं। ये 13, 14 और 15 नोटों की गिनती कर रहा कोई व्यापारी नहीं, बल्कि प्रोफेशनल भिखारी है जो अपनी कमाई गिन रहा है। भीख मांगने वाले भिखारियों पर आपने कई बार तरस खाया होगा। कोई 10-20 रुपए दे देता है, कोई 50 या 100 तक, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भिखारी हफ्ते या महीने में कितना कमाते होंगे या रोजाना कितने पैसे कमाते होंगे? नहीं ना। जो बताएंगे उसे जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इंदौर में भिखारी फुटपाथ पर नहीं बल्कि होटल में स्टे करते हैं। ट्रेन से सफर जनरल कोच में नहीं बल्कि एसी और स्लीपर क्लास में करते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब आर्थिक राजधानी इंदौर में भिखारी मुक्त अभियान के तहत एक भिखारी को पकड़ा गया, जो शहर में भीख मांगने के लिए करनूल से आया था। रिजर्वेशन करवाकर और बाकायदा होटल में रुकता था। भिखारी के पास से 48,000 कैश बरामद हुआ। पूछताछ में भिखारी ने हैरान करने वाला खुलासा किया। आंध्र प्रदेश से वो ट्रेन में बाकायदा रिजर्वेशन कराकर इंदौर आता था। भिखारी के बैग से टिकट और रिजर्वेशन का फॉर्म भी मिला है। इंदौर में इससे पहले एक महिला भिखारी के पास 75,000 कैश मिला था। पूछताछ में पता चला कि महज 1 हफ्ते में महिला ने 75,000 भीख मांगकर जुटा लिए थे। सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटक उस वक्त खुशी से झूम उठे जब उनकी जिप्सी के पास से निकलते हुए टाइगर झाड़ियों में बैठ गया और कुछ देर तक वहां बैठा रहा। ये खूबसूरत नजारा देखकर टूरिस्ट ने अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लिया। काली पहाड़ी के आसपास ज्यादातर टूरिस्ट ने टाइगर की साइटिंग देखी। बता दें कि छुट्टी वाले दिन अलग अलग जिप्सी में बड़ी संख्या में लोग टाइगर सफारी के लिए यहाँ पहुँचे थे और उनका दिन बन गया जब उन्हें टाइगर झाड़ियों में छिपा हुआ दिखाई दिया। कुछ मिनट साइटिंग के बाद टाइगर सरिस्का के घने जंगल की तरफ बढ़ गया। टाइगर को अपने पास देख पर्यटक रोमांचित हुए। बता दें कि टाइगर ST21 और टाइग्रेस ST9 की अलग अलग जगहों पर साइटिंग दिखी। सरिस्का में सदर गेट और टहला गेट से आने वाले दोनों तरफ के टूरिस्ट ने टाइगर को देखा। इन दिनों सुबह और शाम की पारी में टूरिस्ट की संख्या बढ़ गई है। शनिवार और रविवार को सबसे ज्यादा टूरिस्ट सरिस्का पहुंचते हैं। सरिस्का में मौजूदा वक्त में 30 से ज्यादा टाइगर हैं। पहाड़ी वाद्य यंत्रों पर जादू बिखेर रहे ये हैं नैनीताल के स्कूली बच्चे। ढोल, दमाऊ, हुड़के, थाप हो या फिर जागर की गायन शैली, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय के छात्र इसको खूब रंग दे रहे हैं। पहाड़ की संस्कृति बचाने के प्रयास से स्कूल में शुरू हुए वाद्य यंत्रों की ये गूंज नैनीताल शहर के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी सुनाई देने लगी है। पहाड़ की संस्कृति की झलक झोड़ा, चांचरी, छपेली में भी ये हुनरबाज अव्वल हो रहे हैं, तो वहीं पेशेवर कलाकारों को भी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि इसके पीछे स्कूल की मंशा पहाड़ का कल्चर बचाने की है। पलायन के साथ पहाड़ के लोक संगीत और लोक परंपराएं खत्म हो रही हैं, तो 24 दिसंबर के दिन को उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा है। जागर, छपेली, झोड़ा समेत यहाँ की गायन और वाद्य यंत्रों का ज्ञान नई पीढ़ी को दिया जाने लगा है, तो युवा भी इसे शिक्षा के साथ रोजगार का जरिया मान रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि पहाड़ के इस कल्चर को बचाने के लिए स्कूल लेवल पर शिक्षा जरूरी है। नए साल पर कई देशों के सैलानी भारत और बिहार झारखंड के टूर पर निकले हैं। बिहार के ऐतिहासिक स्थल हमेशा से ही विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं।
ऐसे में मुंगेर के बबुआ घाट ने भी विदेशों से सैलानियों को अपनी चौखट तक बुला लिया है। जर्मनी के पर्यटकों का एक दल गंगा की लहरों का आनंद लेने के बाद बबुआ घाट के बाजार में भ्रमण करने पहुंचा। यह 26 सदस्यीय विदेशी दल गंगा विला क्रूज पर सवार होकर आया था, जिन्होंने जिले के ऐतिहासिक स्थल की सुंदरता को अपनी आंखों में संजोया और उसके बाद बाजार में खरीदारी करते दिखे। विदेशी सैलानियों के साथ उनका गाइड भी मौजूद था। पर्यटक मुंगेर की खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी लेते दिखे। उन्होंने अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए कई तस्वीरें भी खिंचवाई और ऐतिहासिक किला समेत कई जगहों का मुआयना किया। वाराणसी के सारनाथ में भगवान बुद्ध की तपस्थली को देखने के लिए देश दुनिया से बुद्ध अनुयायी आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या जापान, श्रीलंका, तिब्बत से होती है। जो पहले बार इस स्थान पर पहुंचते हैं उन्हें यहाँ के बारे में जानकारी लेने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब उनकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश टूरिज्म विभाग ने आधुनिक रास्ता निकाल दिया है, जिसके अंतर्गत सारनाथ के चप्पे चप्पे पर आधुनिक और महंगे साइनेज लगाए गए हैं। यह साइनेज हिंदू, इंग्लिश के साथ साथ जापानी और तिब्बती भाषा में होंगे और इन साइनेजों पर QR कोड भी बनाया गया। इस QR कोड को स्कैन करते ही सारनाथ में सभी मंदिरों की जानकारी टूरिस्ट को उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही वहां तक जाने की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी, जो पर्यटकों को खासा लाभ पहुंचाएगी। इस आधुनिक साइनेज से सारनाथ में आने वाले पर्यटकों को भटकना नहीं पड़ेगा। एक स्कैन करते ही उन्हें बोर्ड उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। ऐसे में पर्यटक अवैध गाइडों के शिकार भी नहीं होंगे और उन्हें इतिहास की सटीक जानकारी भी प्राप्त होगी। रेलवे स्टेशन पर कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें देखकर आम आदमी की सांसें थम जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसी घटनाओं में अपने साहस और तत्परता से दूसरों की जान बचाते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला अजमेर के रेलवे स्टेशन पर, जहां एक RPF के हेड कांस्टेबल एक यात्री की जान को बचाकर उसे नई जिंदगी दी। इस घटना ने न केवल उस जवान की बहादुरी को उजागर किया, बल्कि रेलवे सुरक्षा बल की तत्परता को भी साबित किया। दरअसल जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस के अजमेर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर महिला चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में संतुलन बिगड़ने से वह गिर गई और इससे पहले कि वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसती, वहां ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल रामावतार की नजर उस महिला पर पड़ गई और उन्होंने स्थिति को भांपते हुए तुरंत दौड़ लगाई और महिला को खींच लिया। जान बचाने पर यात्री के परिवार ने RPF का आभार जताया। यह घटना CCTV में कैद हो गई। इस साहसिक कार्य के लिए रामावतार मीणा की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। प्रयागराज में जहां महाकुंभ 2025 की तैयारी अंतिम चरण में है, तो वहीं महाकुंभ को लेकर प्रभु राम की नगरी अयोध्या में युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि महाकुंभ के दरमियान 3 करोड़ से अधिक भक्त प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ जहां अयोध्या में राम भक्तों के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा, तो वहीं अयोध्या नगर निगम ठंड से बचाव के लिए अनेक उपाय भी कर रहा है। जगह जगह पर रेन बसेरे बनाए जा रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों से प्रभु राम की नगरी को सजाया जा रहा है, ताकि जब कुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं नए साल से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ रोजाना 1 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हाल ही में हनुमानगढ़ी पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। प्रशासन का अनुमान है कि नए साल पर करीब 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या में रहेंगे। जालोर का गौ रक्षा सेवा संस्थान कड़ाके की ठंड में गौवंश की सुरक्षा के लिए खास मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ ठंड से बचाव के लिए गौवंश को रजाई और चादर उड़ाई जाती है, साथ ही उन्हें गर्म और पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। इस संस्थान में गौवंश की देखभाल और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास निस्वार्थ भाव से किया जाता है। आपको बता दें कि इस गौशाला में करीब 400 गौवंश रहते हैं और उनकी देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। ठंड से बचाने के लिए गौशाला में अलाव जलाए जाते हैं। वहीं सर्दियों में गौवंश को बीमारियों से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरती जाती है। ठंडे पानी के बजाय गुनगुना पानी पिलाया जाता है। उन्हें गर्म वातावरण में रखा जाता है। पौष्टिक आहार के तहत गुड़, चना और अन्य गर्म खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। इसके साथ ही संस्थान की ओर से एक विशेष एम्बुलेंस सेवा भी है, जो 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में किसी भी घायल गौवंश को तुरंत सहायता प्रदान करती है। ये तस्वीर है जमुई किऊल रेलखंड के भलोई हॉल्ट के पास की, जहां एक युवक मालगाड़ी की छत पर चढ़कर हंगामा कर रहा था। मालगाड़ी की छत पर चढ़ा युवक बिजली के हाई टेंशन तार को छूने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर CRPF जवान युवक को बचाने के लिए मालगाड़ी की छत पर चढ़ गए, लेकिन युवक ने जवान पर ही चाकू से हमला कर दिया। हंगामा करने वाला युवक जवान पर 5 बार चाकू से हमला किया, जिससे CRPF जवान घायल हो गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। चढ़ने के बाद उसको
पहले तो बुलाए प्यार से, वो आया नहीं, भाग के और दूर चला गया। फिर आया वापस, उसके बाद वो आया और आकर के डायरेक्ट चाकू चलाना स्टार्ट कर दिया। घायल सीआरपीएफ जवान अभिमन्यु कुमार यादव है, जो उत्तर प्रदेश में पोस्टेड है। फिलहाल वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। चाकू के हमले से घायल जवान को निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं चाकू मारने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। युवक का नाम अशोक ठाकुर है, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को भयावह विमान हादसा हुआ। इस हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के दौरान हुआ। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया और हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि विमान में कुल 181 लोग सवार थे, जिनमें 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद ही डरा देने वाला और खौफ पैदा करने वाला है। लैंडिंग के लिए विमान रनवे पर उतरता है, जिसके बाद विमान तेजी से आगे बढ़ता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद रनवे पर ही तेज धमाका हो जाता है, जिसमें विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं और विमान में आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि मुआन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी, जिसके बाद विमान एयरपोर्ट की फेंस से टकरा गया और धमाके के साथ विमान में आग लग गई और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसमान में आग के धुएं की लपटें देखी गई।